शादी के बाद अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, बेटी सबसे पहले अपनी माँ को फ़ोन करती है और अपने ससुराल वालों के बारे में बताती है। पर क्या हो जब अच्छा ससुराल मिलने के बाद भी बेटी अपने ससुराल वालों में कमियां निकाले और अपने ही पति की अपनी माँ के सामने बुराई करे। ऐसा ही कुछ हाल था रूबी का। माँ तुम्हें कब से फ़ोन कर रही थी, तुम अपना फ़ोन अपने पास क्यों नहीं रखती? अरे बेटा रूबी, तू जानती है ना, मुझे फ़ोन रखने की आदत नहीं है। और वैसे भी मैं बगल के पड़ोस वाले घर में गई थी। तुझे कॉल बैक कर दिया ना, अब बता क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों है? होना क्या है माँ, आपने तो शादी करवा कर मेरी ज़िंदगी ही ख़राब कर दी। अरे ऐसा क्यों बोल रही है बेटा? तेरे ससुराल में किसी ने तुझे कुछ कहा क्या? माँ, ससुराल में बहू की इज्जत उसके पति से होती है। जब पति ही इज्जत नहीं करेगा बीवी की, तो उसके ससुराल वाले उसकी क्या ही इज्जत करेंगे? मेरा पति तो खुद चाहता है कि मैं इस घर की नौकरानी बन जाऊं। तेरी ना ये जलेबी जैसी बातें मुझे समझ में ही नहीं आती। अरे साफ साफ बोल, हुआ क्या है? होना क्या है, आज मेरी आंख थोड़ी देर से खुली। उस पर आपके प्यारे दामाद जी मुझे सुनाने लगे, क्योंकि उनकी माँ जो आज किचन में खाना बना रही थी। अरे एक दिन बुढ़िया ने काम कर लिया तो कौन सा पहाड़ तोड़ दिया? बेटा ये तो हर घर की कहानी है, पर तुझे ही दामाद जी को मुट्ठी में करना होगा। अब कभी ऐसा हो ना तो बीमारी का बहाना बना देना, और जैसे आज तेरी सास ने सुबह उठकर खाना बनाया ना, इसी तरह से किसी दिन तू भी दिखा देना कि बीमार होने के बाद भी तू घर में कितना काम करती है। हाँ, तुम सही कह रही हो माँ। जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अच्छा, अभी मैं रखती हूँ ना, कमल जी के आने का समय हो गया है। रूबी की माँ, जिसे अपनी बेटी को सही गलत के बारे में बताना और समझाना चाहिए था, वो तो उसे गलत पट्टी पढ़ा देती है। और रूबी अब जानबूझकर अपनी सास से लड़ने की कोशिश करती है और उनसे अलग होने की भी। और इसलिए सबसे पहला निशाना वो अपने पति को बनाती है और अपने पति को अपनी ओर करने के लिए उसके सामने खुद अच्छी और सास को बुरा बनाने की कोशिश करती है। आ गए आप? डिनर भी तैयार है। बहुत थक गए होंगे ना आप। माफ़ करना सुबह के लिए। आज सुबह से ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, शायद इसी वजह से आँख भी नहीं खुल पाई और माँ जी को मेरी वजह से काम करना पड़ा। अरे कोई बात नहीं बहू, वैसे भी तू मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है। अगर एक दिन मैंने काम कर भी लिया तो क्या हो गया? और कमल, तो बहू को छोटी छोटी बातों पर डांटा मत कर। अच्छा बेटा, तू ये बता, अब तेरी तबीयत कैसी है? ठीक है ना? और एक बात, अगर कभी भी तबीयत खराब हो ना तो पहले मुझे बता दिया कर। मुझे भी माफ़ करना रूबी, मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें भला बुरा कह दिया। अच्छा, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ, फिर सब साथ में डिनर करते हैं। कमल के आते ही रूबी एक अच्छी और संस्कारी बहू बनने का दिखावा करती है और इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। कमल के जाते ही रूबी बीमार होने का नाटक करती और अपनी सास से घर के सारे काम करवा लेती। शाम को जैसे ही कमल घर आता, वो अपनी सास की सेवा में जुट जाती। माँ जी, मैं तो हमेशा ही बीमार पड़ी रहती हूँ, मेरी वजह से आपको घर के सारे काम भी करने पड़ते हैं। चलिए आज ना आप आराम से बैठ जाइए, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। देख बहू, अगर तेरी तबीयत ठीक है तो ही मेरे पैर दबाना। वैसे भी कुछ दिनों से घुटनों का दर्द फिर से शुरू हो गया है। अब नहीं होगा माँ जी, क्योंकि अब से मैं जो आपकी सेवा करूँगी। इस तरह से रूबी अपनी सास के पैर दबाने लगती है और जैसे ही कमल घर में आता है, रूबी बेहोश होने का नाटक करती है। ये देखकर कमल बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और अपनी माँ पर नाराज़ होने लगता है। रूबी, रूबी क्या हुआ तुम्हें? होश में आओ। माँ आप तो घर में ही थी ना, आपको पता था ना रूबी बीमार है, फिर आप उससे अपनी सेवा कैसे करवा सकती है? हो ना हो आज भी रूबी ने ही घर के सारे काम किए होंगे। बेटा, तेरे जाने के बाद घर के सारे काम मैं करती हूँ और रूबी बहू से मैंने कोई सेवा नहीं करवाई। वो खुद आई थी और उसने तो मुझे बताया भी नहीं कि उसकी तबीयत खराब है। माँ बस भी करो आप। अपने बेटे के प्यार में इतनी अंधी हो गई हो कि बहू की आपको कोई चिंता ही नहीं है। आपको क्या लगता है अगर मैं घर में नहीं रहता तो मुझे घर में क्या चल रहा है उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता? इतना बोलकर कमल रूबी को गोद में उठाकर अपने कमरे में ले जाता है और उसकी देखभाल करने लगता है। कुछ देर बाद रूबी की माँ का फ़ोन आता है और कमल अपनी सास से बात करता है। दामाद जी, रूबी का फ़ोन आपके पास है। मेरी बेटी ठीक तो है ना? आज दिन में भी मैंने उससे बात की तो उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। हाँ मम्मी जी, रूबी ठीक है, बस उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। मैंने अभी डॉक्टर को बुलाया है, वो एक बार रूबी को देख लेंगे तो सारी परेशानी दूर हो जाएगी। दामाद जी बुरा मत मानना,
पर हमने अपनी बेटी उस घर में आपके भरोसे दी है। अगर आप ही मेरी बेटी की इज़्ज़त नहीं करोगे, उससे प्यार नहीं करोगे, तो कोई भी उसकी इज़्ज़त नहीं करेगा। और आपकी माँ तो इतनी पत्थर दिल है कि मेरी बेटी उनके सामने दम भी तोड़ देगी ना, तो भी उस औरत का दिल नहीं पिघलेगा। अपनी सास की बातें सुनकर कमल को अपनी माँ के लिए बहुत बुरा लगता है, पर आज जो उसने अपनी आंखों के सामने देखा था वो उसे झुठला भी तो नहीं पा रहा था, इसलिए वो कुछ नहीं कहता और फ़ोन रख देता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और अब कमल अपनी बीवी के लिए हमेशा अपनी माँ के सामने आकर खड़ा हो जाता। रूबी बहू, मैं मार्केट जा रही हूँ, अगर तुम्हें भी शॉपिंग करनी है तो मेरे साथ चलो। नहीं माँ जी, आप खुद जाकर शॉपिंग कर लीजिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं है और मेरा मन भी नहीं है अभी कहीं जाने का। अरे बहू, पैसे की बात कहाँ से आ गई, और मैं हूँ ना। नहीं नहीं माँ जी, रहने दीजिए ना, मेरा मन नहीं है। ठीक है, देख फिर भी अगर तुझे कुछ चाहिए ना तो मुझे फ़ोन कर देना। हाँ। रूबी आशा के साथ शॉपिंग पर जाने के लिए मना कर देती है और अपनी एक दोस्त के घर चली जाती है। कुछ देर बाद जब आशा घर आती है तो कमल बिना कुछ सोचे समझे अपनी माँ पर भड़कने लगता है। तो आ गई आप मेरे पैसे उड़ाकर। मैं अपनी कमाई के सारे पैसे आपको देता हूँ, ये सोचकर कि आप मेरी बीवी का ख्याल रखेंगे। पर आप तो मेरी कमाई के सारे पैसे अपने ऊपर ही खर्च कर लेती हैं। आपको एक बार तो सोचना चाहिए था माँ कि रूबी भी इस घर में है, कभी उसे भी शॉपिंग करवा दूँ। बहू, कमल ये सब कुछ क्या कह रहा है? तूने कौन सी पट्टी अब पढ़ा दी मेरे बेटे को? बेटा, मैंने बहू से कहा था कि वो मेरे साथ चले, और रही शॉपिंग की बात तो तेरे सारे पैसे मैंने रखे हैं, भूल मत। पिताजी की पेंशन अब भी इस घर में आती है। अच्छा, तो आप मुझे ये कहना चाहती हैं कि मैं जो कमाता हूँ उससे घर नहीं चलता, बल्कि पापा की पेंशन से ये घर चलता है। अच्छा है, अगर ऐसी बात है तो मैं और रूबी इस घर को अभी छोड़कर जा रहे हैं। फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये घर मेरी कमाई से चल रहा था या पापा की पेंशन से। बेचारी आशा अपने बेटे को सच्चाई समझा नहीं पाती और कमल अपनी माँ की आंखों के सामने ही रूबी के साथ घर छोड़कर चला जाता है। अब रूबी अपने मायके चली जाती है, जहाँ वो आराम से अपनी माँ के साथ रहती, पर अपने घर में अपनी बेटी दामाद को देखकर रूबी के पिता के दिल को बहुत ठेस पहुँचती है और वो अपने दामाद को सारा सच बताते हैं। बेटा, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी और समझदार भी है। गलती मेरी बीवी की और मेरी बेटी की है। तुम अपनी गलती सुधारो और अपने घर जाओ। अपनी माँ से माफ़ी मांगना और अपनी बीवी की बात सुनने से पहले अपनी माँ की बात सुनना। अपने ससुर की बात सुनकर कमल को भी अपनी गलती का एहसास होता है, क्योंकि कमल ने सिर्फ सिक्के का एक ही पहलू देखा था। जिसके बाद कमल ज़बरदस्ती रूबी को अपने साथ घर ले जाता है और अपनी माँ से माफ़ी मांगता है। साथ ही साथ वो अब रूबी की बात के साथ साथ अपनी माँ की बातों को भी सुनता और इस तरह से वो अपने घर के बैलेंस को बना कर रखता। और ये सब कुछ हुआ किसकी वजह से? कमल की ससुर जी की वजह से। एक लड़के के भविष्य के लिए पूरा परिवार काम करता है, लेकिन बेटी के लिए? चल बेटा, अब सो जा, बहुत रात हो गई है। कितनी देर तक पढ़ेगी? बस अम्मा, थोड़ी देर और। तुम सो जाओ ना, जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं भी सो जाऊंगी। अब बस सो जाओ ना तुम, और अगर तुमको भी नींद नहीं आ रही है तो तुम भी जगी रहो, बस बोलो मत। ये नालायक है, इसे तो सोने से फुर्सत ही नहीं मिलनी। ठीक है बिटिया, समय पर सो जाना, ज्यादा देर तक जगना मत। ठीक है अम्मा। अगली सुबह। अरे आशा बेटा, जल्दी उठ जा, तेरे स्कूल का वक्त हो रहा है। हाँ अम्मा, उठ गई हूँ, बस तैयार हो रही हूँ। और वो गधा उठा के नहीं या लेटा हुआ है? कब सोया तेरा भाई रात में, और क्या कर रहा था? अम्मा, वो सब मैं नहीं जानती, तुम बस मुझे नाश्ता दे दो ना, मुझे देर हो रही है। हाँ, बैठ, लगाती हूँ मैं। इस आलसी को देर नहीं होती कभी। अरे दीपक उठता है या नहीं, या डंडा लेकर आऊं? अरे अम्मा, जाग गया हूँ, चलो मुझे भी नाश्ता दो। चल हट बुड़बक, पहले जाकर मुंह हाथ धोकर आ। हाथ मुंह धोया नहीं, पहले इसको खाना चाहिए, पागल। अम्मा ऐसे ही दे दो ना, ये सब तो बाद में भी होता रहेगा। तू जाता है या नहीं? ऐसे ही सुबह दीपक और आशा स्कूल चले जाते हैं, लेकिन जब वो शाम को स्कूल से आते हैं। अम्मा, कहाँ हो तुम? मुझे आपको कुछ बताना है। अरे आराम से, क्या बात है बेटा? इतना मुस्कुरा रही है कि मुंह गाल तक पहुंच रहे हैं।
क्या बात करो, बात ही कुछ ऐसी है। तुमको पता है मैं फर्स्ट आई हूँ क्लास में। ये देख अम्मा ट्रॉफी। शाबाश मेरी बच्ची। माँ तुझसे एक बात और करनी थी। वो मैं कह रही थी कि मुझे आगे की पढ़ाई शहर जाकर करनी है। तू पागल तो नहीं हो गई? क्या बोल रही है? शहर जाकर पढ़ना है? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे कौन लड़की जाती है शहर पढ़ने? अम्मा मैं शहर जाकर पढ़ूंगी तो मैं ज़्यादा आगे बढ़ पाऊंगी। वहाँ जो लोग पढ़ते हैं ना, अपने क्षेत्र के शानदार लोग होते हैं। और मेरे साथ मेरी क्लास की 1-2 और लड़कियां भी जा रही हैं। बेटा हमें तेरे आगे पढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है, मगर शहर जाकर। माँ तुम उसकी फिक्र मत करो, मेरे साथ और भी लड़कियां हैं। और वैसे भी हर शनिवार को लड़कियों के लिए बस निकलती है, उसी बस में मैं आपसे मिलने आया करूंगी। नहीं अम्मा, इसको शहर भेजने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी शहर जाकर बच्चे बिगड़ जाते हैं। मैं शहर पढ़ने जा रही हूँ, ना कि मस्ती करने। बस बहुत हुआ तुम दोनों का। कौन कहाँ जाएगा और कहाँ नहीं उसका फैसला मैं करूंगी, ना कि तुम दोनों। और अगर तू शहर पढ़ने के लिए जाना चाहती है तो मैं रोकूंगी नहीं, लेकिन तुझे भी ये वादा करना होगा कि तू हमें रोजाना फोन करेगी और महीने में 2 बार मिलने भी आएगी, ठीक है? हाँ माँ, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। अम्मा तुम। अरे जाने दे उसे, वैसे भी तू खुद तो पढ़ता नहीं है और दूसरा कुछ करना चाहता है तो उसे भी रोक रहा है। अगर वो आगे बढ़ना चाहती है तो बढ़ने दे, पढ़ना चाहती है तो पढ़ने दे। अम्मा मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको निराश ना करूं और आपका सर गर्व से ऊंचा करूं। कुछ दिनों बाद आशा अपनी कुछ सहेलियों के साथ शहर पढ़ने के लिए चली जाती है और 3 साल पढ़ाई पूरी होने के बाद अपनी सहेलियों के साथ घर लौट रही होती है। अम्मा आशा नहीं आई अपनी सहेलियों के साथ? लेकिन कल जब मेरी उससे बात हुई थी तो बोल रही थी कि वो कल आ रही है। उसकी सहेलियों से पूछा क्यों नहीं आई? हाँ पूछा अम्मा, लेकिन वो भी नहीं जानती। उन्होंने कहा कि उसने सुबह आने से मना कर दिया। क्यों, क्या हुआ? फोन करके पूछती हूँ। माँ फोन करती है लेकिन आशा फोन नहीं उठाती। ये छोकरी फोन क्यों नहीं उठा रही? कहीं अम्मा किसी लड़के के साथ भाग तो नहीं गई? मैंने मना करा था ना तुमको, लेकिन तुमको तो मेरी सुननी ही नहीं है। लो भाग गई अब तुम्हारी लड़की। खराब कर दिया ना तुम्हारा नाम, और भेजो शहर। कौन भाग गया रे दीपक की अम्मा? अरे कोई नहीं दीदी, बस वो आज आशा घर आने वाली थी पर आई नहीं और फोन भी नहीं उठा रही। क्या आने वाली थी पर अभी तक आई नहीं? तो कहाँ गई? तुम जानती नहीं हो दीपक की अम्मा, जमाना कितना खराब है, लोग कितने खराब है। उसकी सहेली से पूछा? हाँ काकी, पर उनको भी कुछ नहीं पता। तब से यही तो समझा रहा हूँ अम्मा को कि अब किससे पूछेंगे। गांव में पता चल गया तो क्या होगा? लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, पूरे समाज में नाक कट जाएगी हमारी। ऐसा मत बोल छोरा। अच्छा बोल, आ जाएगी बच्ची घर पर। दीदी पर सच में मुझे बहुत चिंता हो रही है। इतने में पड़ोसन उनके घर आती है। और दीपक की माँ, घर पे ही हो ना तुम? हाँ, क्या हुआ, कुछ काम है क्या? नहीं, वो बस कुसुम को घर आते हुए देखा तो याद आया आज तो आशा भी घर आने वाली थी ना, तो सोचा देखाऊं। आ गई क्या आशा? अरे नहीं, अभी तक नहीं आई, पर आती ही होगी। अच्छा, कुछ और भी काम था क्या? नहीं तो चलती हूँ। ठीक है। अच्छा किया तूने कुछ नहीं बताया, नहीं तो ये लोग बात को हवा की तरह फैलाने में देर नहीं लगाते। काकी अभी तो हमने नहीं बताया, कल तक अगर वो नहीं आई तो सबको पता चल ही जाना है। अभी के लिए तो शांत हो जाओ बेटा, कल तक का इंतजार करते हैं। अगर नहीं आई तो फिर देखते हैं आगे क्या करना है। अगली सुबह गांव के सभी लोग दीपक और उसकी माँ से आशा के बारे में पूछने लगते हैं और आशा के बारे में भला बुरा कहते हैं। क्या हुआ, बेटी अभी तक घर नहीं लौटी क्या? ये तो होना ही था। जवान बेटी को अगर अकेले शहर भेजोगी तो क्या होगा, है? वैसे भी पता नहीं भागी है या और कुछ। अम्मा। आशा तू कहाँ चली गई थी बेटा? तो कल क्यों नहीं आई? अम्मा, क्योंकि कल मुझे विधायक जी से मिलने जाना पड़ा, और ये देखो उन्होंने मुझे क्या दिया। क्या, ये पैसे? हाँ, मुझे विधायक जी ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर के अवार्ड के साथ साथ 10,000 की धनराशि भी दी है। अम्मा, मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया है।
बहुत बढ़िया। अरे पर तूने कल फोन क्यों नहीं उठाया? मैंने कितने फोन किए बेटा। अम्मा फोन साइलेंट था ना, तो सुनाई नहीं दिया। ये देख दीपक की माँ, अपनी आशा का नाम अखबार में छपा है, तेरा और इस गांव का नाम भी छपा है। गांव के सभी लोग अखबार पढ़ते हैं। आशा का नाम देखकर उसे बधाई देते हैं। बधाई हो आशा की माँ, तेरी छोरी ने तो तेरा और अपने गांव का नाम रोशन कर दिया। क्या बेटी पैदा करना श्राप है? नहीं ना। तो फिर क्यों बेटा ना पैदा किए जाने पर ताने दिए जाते हैं? देख शशि, बेटा नहीं हुआ तो माँ तुझे बहू के रूप में स्वीकार करेंगे कि नहीं ये मुझे नहीं पता। अरे कैसी बात कर रहे हो? बेटा पैदा करना कौन सा मेरे हाथ में है? पति जो कि पूरा माँ के कहने पर चलता था। देख वो मैं नहीं जानता, लेकिन बेटा तो पैदा करना ही होगा, नहीं तो मेरी माँ दूसरी शादी करा देगी। शशि हैरान परेशान। अरे कैसी बात कर रहे हो? दूसरी शादी? पहले बोलते ना कि लड़का ही चाहिए। मुझे तो लगा था कि तुम मेरे साथ खड़े रहने वाले लड़के हो। हाँ वो तो हूँ मैं, पर माँ। देखो मैंने तो सोच लिया है, जो होगा वही होगा, लड़का या लड़की। मैं तो सिर्फ एक ही बच्चा पाल सकती हूँ। और फिर अगर लड़की हो गई तो क्या? छोड़ देना मुझे और मेरी बेटी को। पति कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो ना तो माँ को छोड़ सकता है और ना तो बीवी को। फिर एक दिन, हाय रे मैं तो लट गई, बर्बाद हो गई। मैं तो पहले ही जानती थी, जिस लड़की की माँ ने लड़का पैदा ना किया वो क्या लड़का पैदा करेगी। माँ आपने मेरी बेटी देखी? परियों की तरह प्यारी है वो। अरे माँ उसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई देवी हो। देख देवी हो या श्रीदेवी, हमें लड़का चाहिए था, वो ये दे ना सकी तो इसे मायके छोड़ दे। बेटा भी क्या करता, 2 दिन के सोच विचार के बाद बीवी को कहता है, देख बिल्लो तू ही है जो है, और अब ये छोटी, पर क्या ना बच्चा होने के बाद लड़की को कम से कम 2 साल की तो केयर चाहिए ना, और मेरी माँ तो तेरी सेवा करने से रही। हाँ बेटी जो हो गई है। तुम्हारी माँ ने ना फोन किया ना हालचाल, जैसे बेटे को बच्चा हुआ ही नहीं है। अरे तभी तो कह रहा हूँ तू ना अपनी माँ के पास रह। तेरा तो घर भी इतना बड़ा है कि मैं 10 साल भी रह जाऊं तो किसी को पता ना चले। हाँ वो तो है, लेकिन माँ जी को कभी तो समझना होगा ना कि लड़का लड़की सब एक है, कि जीवन भर उन्होंने मेरे माँ बाप की तरह ही रहना है। ओह माफ करना, कहानी में हम आपको ये बताना तो भूल ही गए कि बहू के माँ बाप की वो इकलौती औलाद थी, और दोनों की ही सोच थी कि एक बेटा होना जरूरी है, जिसके लिए बहू शशि के पिता कहते हैं। अरे शशि की माँ तू तो राम का नाम ले जो मैंने तुझे छोड़ा नहीं, वरना एक शशि के बाद जो तूने लड़का पैदा नहीं किया कोई ना रखता तुझे बहू और बीवी बनाकर। देखो जी अब तो हो गए 40 साल, तो जो बोलना है बोलो, जाना है तो जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़का लड़की सब एक है, समझे। माँ पापा लड़ते ही रहते हैं कि शशि आकर दरवाजे पर खड़ी हो जाती है, हाथ में 1 महीने की बेटी के साथ। अरे ये क्या बेटा, दामाद जी कहाँ है? दामाद जी कहीं नहीं है, वो क्या है ना माँ, उन लोगों को बेटा चाहिए, और मेरे लिए तो मेरी बेटी ही सब कुछ है। हाय रे, सोच गई नहीं समाज की। रुक मैं बात करती हूँ समधन जी से। तभी वहाँ दामाद आ जाता है। नहीं माँ वो नहीं मानेंगी, मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ आप लोगों के साथ रह सकता हूँ, मैं शशि और बेटे के बिना नहीं रह सकता हूँ। अब कोई क्या कहे, दामाद मुंह खोलकर साथ रहने की बात कर रहा है। तो अगले रोज शशि की माँ उसके पिता से कहती है, देखिए ना दामाद जी साथ रह रहे हैं, ऐसे में ऐसा लग रहा है जैसे खुद के ही घर में हम गेस्ट हैं। अब कब उठेंगे कब चाय पिएंगे, क्या खाते हैं क्या आदतें हैं, काम भी इतना बढ़ गया है कि क्या कहा जाए। तभी पड़ोसन हाथ में सब्जी की कटोरी लेकर आती है। बहुत बुरा हुआ बहन जी, सुना है बेटे को ससुराल वालों ने मायके भेज दिया और साथ में दामाद भी। हाँ अब क्या कहें, जितना कष्ट लिखा है वो तो भोगना ही है। तभी मैं ये गट्टे की सब्जी ले आई हूँ, तुम रोटी सेक कर दामाद को खिला देना। अब क्या किया जाए, इस उम्र में काम करना लिखा है तो करना ही होगा ना। हाँ अभी तो सारा दिन काम करती हैं। हाँ लेकिन मैं तो अकेले हूँ ना, साथ में पति,
2 लोगों के काम में कितना ही काम होता है, लेकिन घर में दामाद को रखने का मतलब 56 भोग लगाओ। बनाना मुझे है, तकलीफ तू ले रही है। वैसे बैठ, चाय लेकर आती हूँ। अरे रहने दे, वैसे भी दामाद को घर में रखा है, पहले उसकी खातिरदारी तो कर ले। हम तो पड़ोसी हैं, दिन में 4 बार आते जाते रहते हैं। लेकिन ये क्या, तभी पड़ोसन के सामने आ जाती है गर्मा गर्म चाय। अरे दामाद जी, आप चाय कैसे? अरे आंटी जी, वो क्या है ना, मैं नहा रहा था तो पता नहीं चला, वरना पहले ही चाय बना लेता। वैसे कैसे आना हुआ? दामाद चाय बनाकर पड़ोसन के लिए? वो क्या है ना, सब्जी देने आई थी। ये बोलकर वो सब्जी की कटोरी दामाद को पकड़ा देती है। मैंने भी कच्चे केले की सब्जी बनाई है। वो क्या है ना, मम्मी जी की उम्र हो चली है और कच्चे केले में ना कैल्शियम होता है। वैसे उम्र तो आपकी भी हो रही है। आप रुकिए, मैं अभी लाकर देता हूँ, क्योंकि खाली कटोरी कभी वापस नहीं जानी चाहिए। दामाद पड़ोसन की कटोरी लेकर भागकर अंदर जाता है और कटोरी में सब्जी लाकर दे देता है। अच्छा आंटी जी नमस्ते। पापा मम्मी चलिए ना, खाना खा लीजिए, मैं गर्मा गर्म रोटी बनाता हूँ। नहीं नहीं बेटा, कैसी बात कर रहे हो? एक तो मेरी बेटी ने बेटी पैदा कर दी, ऊपर से तुम हम लोगों की सेवा करो। कैसी बात कर रही हैं सासू माँ आप? शशि अभी काम नहीं कर सकती, वरना वो जरूर आप लोगों की मदद करती, लेकिन मैं तो कर सकता हूँ ना। वैसे भी बेटी के लिए ही तो मैंने छुट्टी ले रखी है। बेटा आप घर के दामाद हो, ऐसे में आपसे काम कैसे करवा सकते हैं? बिल्कुल नहीं करवा सकते ससुर जी, लेकिन मेरी भी तो माँ ने शशि को सिर्फ इसलिए घर से निकाल दिया क्योंकि उसने लड़की पैदा कर दी। सास कुछ नहीं बोलती। अगली सुबह, अरे अरे दामाद जी, आप क्यों पोछा लगा रहे हो? मम्मी जी, हम लोगों के आ जाने से घर का खर्चा बढ़ गया है, तो मैंने सोचा क्यों न काम वाली हटा दे, जब तक मैं हूँ मैं ही काम कर दिया करूंगा। नहीं नहीं दामाद जी, ये तो ठीक नहीं है। माना हम लोग बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन दामाद हमारा पोछा लगाए, ये ठीक नहीं है। शशि की माँ जरा झाड़ू दे, मैं भी मदद करता हूँ दामाद जी की। अरे पापा जी कैसी बात कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, झाड़ू मुझे दीजिए। बस फिर क्या, ससुर और दामाद एक झाड़ू पकड़कर लड़ने लगते हैं। अरे दामाद जी झाड़ू दीजिए। नहीं 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 पिताजी, आप झाड़ू नहीं लगाएंगे। इस चिलपों के बीच दामाद की माँ आ जाती है और वो ये देखती है कि कैसे उसके बेटे से झाड़ू खींच रहा है उसका समधी। क्या है समधी जी, क्यों मेरे बेटे को झाड़ू से मार रहे हैं? अरे मेरा बेटा आपके घर का दामाद है और आप उसे झाड़ू छुआ रहे हैं। अरे कैसे घर की बेटी ले आया मेरा बेटा। अरे माँ तू यहाँ, क्या हो गया? अरे अच्छा हुआ ना मैं आ गई, कम से कम देखने को तो मिला कि बहू ने अपने मायके में तेरी क्या हालत बना रखी है। अरे नहीं नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रुक, तेरे लिए पानी लेकर आता हूँ। और तू कॉफी पीती है ना, कम चीनी वाली कॉफी भी लेकर आता हूँ। बेटा अंदर जाता है और किचन से माँ के लिए कॉफी और सास ससुर के लिए चाय बनाकर ले आता है। आप लोग बैठकर बातें करिए, मैं शशि को खाना दे देता हूँ। वो क्या है ना, पूरी रात बच्ची के साथ जागती है, बिल्कुल थक जाती है, और अब तो बच्ची के उठने का टाइम भी हो रहा है। बेटा अंदर जा रहा होता है कि उसके कान में अपनी माँ की आवाज आती है। अरे भाई साहब, एक तो आप लोगों की कोई बहू है नहीं, मेरी बहू को भी घर में बिठा लिया। कैसी बात कर रही हैं बहन जी, आप ही ने तो अपने बहू बेटे को घर से निकाला है। हाँ तो भेज देती ना वापस, आपने भी तो रख लिया। सोचा होगा बेटा है नहीं तो बेटी को ही घर में रख लेती हूँ। अरे खुद को बेटा नहीं हुआ, ना ही आपकी बेटी को बेटा, ऊपर से मेरे बेटे को नौकर बना रखा है। अरे कैसी बेटी है आपकी, और कैसे हैं आप, जो बेटी जन्मी और उसी को घर रख लिया। दामाद को सास ससुर की बेइज्जती होते अच्छा नहीं लगता। देखिए माँ, एक तो आपने बिना सोचे मुझे घर से निकाल दिया, फिर अब जब इन लोगों ने मुझे सहारा दिया तो इन लोगों के घर आकर बेइज्जती कर रही हो, ये ठीक नहीं है माँ। हाय रे, मेरा बेटा मेरा नहीं रहा, सास की बोली बोल रहा है। ये बेटी जन्म देकर भी खुश और मैं बेटे को पैदा करके भी अकेली रह गई। देख माँ, आज के समय में बेटा बेटी कुछ नहीं होता। मेरी बेटी हुई तो मुझे पता चला कि औलाद औलाद होती है, और मुझे तो मेरी बेटी बहुत प्यारी है। माँ जी, मैं अंदर जा रहा हूँ खाना बनाने। माँ, बेटे के हाथ का खाना खा कर जाना।
मुझे माफ कर दे बेटा। चल घर चलते हैं, तेरे और बहू के बिना घर अधूरा है। तेरा यहाँ रहना सही नहीं बेटा। और इस अधूरेपन के लिए जिम्मेदार कौन है माँ? तूने ही तो मेरी छोटी सी बेटी और प्यारी सी बीवी को घर से निकाल दिया था ना। वो सही था क्या?